जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत और उसकी स्थिति। भारत का आकार, स्थिति व विस्तार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थलीय और समुद्री तटीय सीमा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, समय रेखा जो होती है, पड़ोसी देश, सीमा रेखाएं और प्रादेशिक जल सीमा। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, नोट्स भी मिलेंगे और ट्रिक का बेहतरीन यूज करा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें। जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आकार के बारे में। देखो, भारत का आकार यानी कि भारत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। यानी कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है, जितने भी इसमें देश हैं, उन सभी देशों में भारत का क्षेत्रफल 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? 82,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ध्यान कैसे रखना है इसको, देखो शुरू में 3 है, लास्ट में 3 है, या इनको जोड़ोगे तो 31 आएगा भारत का क्षेत्रफल, जो पूरे विश्व का 2.4% है। यानी कि यदि पूरा विश्व 100% है ना, तो भारत के पास भूमि कितनी है? 2.4%। ठीक है, अब बाकी देखो 7वां स्थान भारत का है, तो पहला, 8वां ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि ये कौन से हैं भारत के आसपास के। ठीक है, उनको देख लेते हैं 1 मिनट। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले नंबर पे आता है रूस, जिसका क्षेत्रफल 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि एकमात्र ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल 1 करोड़ से ऊपर है, तो वो पहले स्थान पर है। 1 करोड़ पहले स्थान पर रूस। दूसरे स्थान पर कनाडा है, जिसका क्षेत्रफल 99.84 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखो कनाडा यानी कि कान कितने होते हैं हमारे? 2, तो दूसरे नंबर पर कौन है? कनाडा। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, इसका क्षेत्रफल 98.26 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका को कैसे याद रखोगे? 3, और ऐसे ही अमेरिका भी स्टार्ट हो रहा है, अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है चाइना। कौन आता है उसके बाद? चाइना यानी कि चीन। देखो 4 से चीन बना देंगे हम, चौथे स्थान पर चीन। 5वें स्थान पर आता है ब्राज़ील, बेस्ट फ्रेंड ब्राज़ील, और F से 5। ठीक है, 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। जैसे 3 अमेरिका बन रहा था ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया पे आएंगे तो 3 दूनी 6 कर देंगे, तो 6ठे पर कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7वें नंबर पर आता है अपना भारत। ठीक है, 7 नंबर पर कौन है? भारत। 8 पर है अर्जेंटीना। देखो 8 8 8 अर्जेंट, तो बिल्कुल साउंड मैच करनी है। अर्जेंटीना 8वें स्थान पर है। ठीक है, 9 नंबर पर है कजाकिस्तान। सबसे भारत से दूसरे 2 कदम पीछे है कजाकिस्तान का क्षेत्रफल, 27.24 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रहेंगे। अब इनसे बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी रिलेटेड जनसंख्या की भी, ताकि उनमें भी कन्फ्यूजन ना हो। देखो कहाँ है जनसंख्या वाला? ये रहा। जनसंख्या में क्या है, सबसे पहले चाइना का नंबर है, ये तो हमें पता है, और उसके बाद अपना भारत है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर यूएसए, वहाँ भी तीसरे नंबर पर था अमेरिका, और यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर ही है अमेरिका। यहाँ पर 4 नंबर पर इंडोनेशिया आ जाता है, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील, वहाँ भी ब्राज़ील 5 नंबर पर था, और यहाँ पर भी ब्राज़ील 5वें नंबर पर जनसंख्या के मामले में। 6ठे नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान छोटा ही देश है और 6ठे नंबर पर जनसंख्या रखता है 19 करोड़ की। ये ध्यान रहेंगे। 6 पूछ ले जाते हैं कि जनसंख्या के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में इनको लगाइए। ठीक है, तो ये देश ध्यान रखेंगे आप। अब हम बात करेंगे इसमें भारत की स्थिति की, अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतीय दृष्टि से, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, इन सबको भी जान लेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अक्षांशीय यानी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, पहले हम 1 मिनट थ्योरिकल समझ लेते हैं इसको। ठीक है, देखो थ्योरिकल यानी कि देशांतर रेखाएं, जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के 2 आधार बिंदु हैं। यानी कि यदि ये हमारी पृथ्वी है तो उसके 2 आधार बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये 2 ध्रुव हैं। ठीक है, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, इसको क्या बोला गया है? देशांतर रेखा। ये रेखाएं फिर ऐसे चलनी शुरू हो जाती हैं, ये सारी क्या कहलाएंगी? हमारी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, ये सारी हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं,
जो ग्लोब पर दर्शाई जाती है। ग्लोब का आविष्कारक कौन है? मार्टिन बेहरन। मार्टिन बेहरन करके नाम है इनका, उन्होंने आविष्कार किया था ग्लोब का। ठीक है, अब इस रेखा को ही, कौन सी रेखा को? जो देशांतर रेखा खिंची हुई है ये, इसको क्या बोला जाता है? ग्रीनविच, ग्रीनविच लाइन बोला जाता है। और 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है इसी को, और प्रधान देशांतर रेखा भी इसी को बोला जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी से होकर जाती है। यह लंदन से जाने के कारण, ग्रीनविच वेधशाला है जो लंदन के निकट है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोला गया है। इससे रिलेटेड पॉइंट ये ध्यान रहेंगे। और यदि बात करें हम भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम, वो क्या है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। अब उसको भी अलग से समझेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रहेगा। यहाँ से भारत का भी मानक समय पढ़ना है हमें। देखो, ग्रीनविच से 180 पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध होगा, और 180 पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध होगा। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। देखो, यदि ये हमारा ग्लोब हो गया पृथ्वी का, और ये हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इससे 180, ये पूरा कोण 180 का ही तो है, इससे इधर, और 180 इधर है, इससे इधर। देखो, ये पूर्व की ओर आ गए, यानी कि ईस्ट में आ गए, तो पूर्वी गोलार्ध। कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध। और यदि दक्षिण इधर पश्चिम में चले गए, पश्चिम में चले गए, वेस्ट में चले गए, तो ये कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध समझ में आ गए। इस लाइन से, इस 0 डिग्री देशांतर से इधर और देशांतर के इधर। ठीक है, फिर पृथ्वी की आकृति गोलाकार मानी गई है, इसलिए इसको 360 डिग्री में एक गोला मान लिया, तो पूरा का पूरा कोण कितना हो गया? 360 डिग्री। ध्यान देंगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा? 4 मिनट का। ऐसे ही जब 60 मिनट चल जाएगा, 60 मिनट डिग्री, 60 मिनट कब चलेगा? कितना समय लगेगा 60 मिनट में? 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगेगा। तो 24 हावर्स में, 24 घंटे में यह 360 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, 24 घंटे में कितनी डिग्री? 360 डिग्री, इसलिए गोला माना गया है पृथ्वी को। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। ठीक है, यानी कि डेट लाइन कौन सी है सबसे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको कैसे समझेंगे हम? देखो, ये गोलार्ध, ये हमारी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखाएं जो खिंची हुई होंगी इधर की साइड से पूरी है। ठीक है, और पश्चिमी देशांतर रेखाओं को मिलाने वाली रेखा यहाँ मिल रही है, और फिर लास्ट में आकर यहाँ मिल रही है। तो ये जो रेखाएं हैं हमारी, ये पूरी रेखा क्या है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस पर 24 घंटे का, यानी कि एक दिन का अंतर होता है। यदि इस देश से इधर चले गए, इस लाइन से इधर के देश में आ गए, और इस लाइन से इधर के देश में, कितने दिन का समय होगा? एक दिन का अंतर होगा। कितने दिन का? एक दिन का अंतर होगा। ठीक है, इस रेखा को क्या करा गया है? ये आर्कटिक महासागर में, जो ऊपर की साइड है, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। इसे फिजी, समाओ, गिलबर्ट आदि द्वीपों पर पूर्व या पश्चिम में खिसकाया गया है। यानी कि या तो इधर की साइड खिसका दे इसको थोड़ा सा, या इसको, यानी कि जिसके कारण इसकी लाइन पता कैसे हो गई? ऐसे करके तिरछी हो गई है। ठीक है, वो इसलिए किया गया है ताकि ये भूस्थल एक ही तिथि का पालन कर सके। यदि कोई देश इधर है और थोड़ा सा इधर है, तो इन्होंने क्या किया? इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, फिर ऐसे सीधा कर दिया उसको। ठीक है, ताकि इन सभी देशों का समय एक रहे, अंतर ना आए ज़्यादा। अब यदि हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, लैटिट्यूड्स की, ठीक है, ये क्या है? ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस है। यानी कि ये हमारा ग्लोब, और यहाँ से ये 0 डिग्री है, बिल्कुल मध्य से, इसलिए इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इससे ऊपर की साइड समांतर लाइनें जो खींची गई हैं ऐसे, इन सब लाइनों को क्या बोला गया? अक्षांश रेखा है। समझ में आया इतना? इक्वेटर भी इसको ही बोला जाता है, भूमध्य रेखा भी इसी को बोलते हैं, और विषुवत रेखा भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है 0 डिग्री से। ठीक है, यानी कि भूमध्य से ऊपर 0 से 90 डिग्री, ये भूमध्य रेखा हो गई हमारी। यहाँ 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री से जैसे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री का, ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव कौन सा होगा? यहाँ तक का उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इस पूरे इलाके को, इस वाले इलाके को क्या बोला जाएगा? जैसे इधर से इधर को चलेंगी, ये पूरा क्या हो गया हमारा? उत्तरी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध। ऐसे ही भूमध्य रेखा से, इस रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक, यानी कि साउथ में। अब यहाँ से 0 डिग्री चलना शुरू करेंगे, 0 इधर चलते चलते यहाँ तक 90 आएगा, इधर से चलते चलते 90 आएगा, यानी कि जो लाइनें हैं यहाँ पर खत्म होंगी आकर। तो ये सारा गोलार्ध क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। या समझ में आ गया है? फिर उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि एन, नॉर्थ गोलार्ध में बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कर्क रेखा, यानी कि यदि हमारी पृथ्वी ऐसे बनी हुई है और भूमध्य रेखा से जो एक लाइन ऊपर खिंची हुई होगी, ये क्या हो जाएगी? हमारी कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस भूमध्य रेखा से एक रेखा नीचे होगी, उस रेखा को क्या बोला जाएगा? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये रेखाएं आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। तो एक बार और ध्यान देंगे, देखो मैप में ये हमारा ग्लोब हो गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और जो पैरेलल लाइनें खिंची हुई हैं ये क्या हमारी अक्षांश, और जो ऐसे लाइनें खिंच के आएंगी बिल्कुल मिलती हुई उनको बोलेंगे देशांतर रेखाएं। ठीक है, और ये जो भूमध्य रेखा है जिसको हम विषुववृत्त रेखा बोल रहे हैं, इससे ऊपर की साइड 23.5 डिग्री जाने पर वो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री नीचे आने पर वो मकर रेखा है, यानी कि कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ध्यान रहेगा। तो भारत हमारा यहाँ पड़ता है, भारत की स्थिति दिख रही होगी अब आपको, भारत यहाँ है, यानी कि कौन से इलाके में आ गया भारत? देखो इधर का इलाका पूर्वी गोलार्ध का, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में, और इससे ऊपर ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो जाती। तो ये हो गया ना पॉइंट क्लियर स्थिति का, कि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब विस्तार की बात करते हैं कि विस्तार फैलाव कहाँ तक है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, इसको कैसे पढ़ते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देखो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में ना, तो उत्तरी ही अक्षांश चलेगा। ठीक है, डिजिट अभी ध्यान करा दूंगा। फिर देशांतीय विस्तार से 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी गोलार्ध में ना, तो पूर्वी देशांतर चलेगा, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर। ठीक है, फिर उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिणी छोर की कुल लंबाई 32-14 है। कौन से छोर से? ये जो हमारा नॉर्थ से साउथ तक की दूरी है, ये कितनी है? 32-14 किलोमीटर। ठीक है, फिर पूर्व से पश्चिम की, इस पूर्व से पश्चिम तक की छोर की लंबाई कितनी है? 29-33, यानी कि ये वाला ज़्यादा है पोर्शन और ये कम है भारत का। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, भारत की बात हो रही है। ये मैंने किसका दिखाया है? पृथ्वी पे दिख रहा है, लेकिन ये केवल भारत के लिए, जब भारत की आकृति बनेगी इस पर। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे ना भारत का साइन मानचित्र। देखो अब मैप में समझो ध्यान से। देखो हमने कौन कौन सी चीज़ पढ़ी? ये वाली रेखाएं जो आ रही हैं ये क्या हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और जो पैरेलल रेखाएं हैं क्या हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो अब इसमें समझना क्या है, तो भारत का विस्तार कहाँ से है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, यानी कि हम ध्यान दे सकते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर यह देशांतर रेखा है 0 डिग्री, जैसे जैसे हम इधर को बढ़ रहे हैं तो डिग्री में मान भी बढ़ रहा है। तो भारत की स्थिति जब यहाँ पर है इस सिचुएशन पर, तो ये 68 से 97 इधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, 68 डिग्री से 97 डिग्री, 7 मिनट से 25 मिनट। ठीक है, अब बात करें हम अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशीय विस्तार कौन सा होगा? ये लाइन जो खिंची हुई है 0 डिग्री, तो भारत यहाँ है तो इधर से ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे नीचे सबसे दक्षिणी छोर पर चले जाएं तो 6 डिग्री 4 मिनट, ये भारत की भूमि वाली रेखा है, ये पूरा अंतिम छोर है। तो यहाँ कितना बैठ रहा है? 64, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा सा बढ़ गए ऊपर, 8 डिग्री 4 मिनट। और जो बिल्कुल सबसे ऊपर टॉप पे है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये आपको मान ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन पॉइंट्स की, इनका नाम क्या है चारों का? ठीक है, ये इनको नाम किस नाम से जाना जाता है? देखो जो भारत का सबसे उत्तरी छोर है ना, भारत के मैप में जो सबसे ऊपर का छोर है उत्तरी छोर, उसको बोला गया इंदिरा कोल। ठीक है, जो सबसे दक्षिणी छोर है
यानी कि अंडमान निकोबार में, उसको बोला गया है इंदिरा पॉइंट। और जो भारत का पूर्वी छोर है उसको इधर की साइड क्या बोला गया है, अरुणाचल प्रदेश की साइड किबतू। और जो इधर की साइड है गुजरात में, गोहरमोती, पाकिस्तान की साइड यानी कि पश्चिमी छोर। ठीक है, तो पाकिस्तान की साइड आ रहा है तो इसलिए इसको हमें किस पे गौर रखनी पड़ती है, पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा। तो गोहरमोता किधर है, पाकिस्तान की साइड गुजरात में। और अरुणाचल प्रदेश की साइड क्या है, किबतू। और इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर से सबसे ज़्यादा कॉल आती है कि दंगा फसाद हो गया है यहाँ। इंदिरा कोल कहाँ है, उत्तरी साइड में। और सबसे दक्षिणी साइड क्या है, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि अंडमान निकोबार पॉइंट पॉइंट करके बना हुआ है ना, तो उससे रिलेटेड कर लेंगे। ठीक है, देखो अब भारतीय मानक समय समझ लेते हैं। ठीक है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो ग्रीनविच टाइम से जीएमटी ग्रीन मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। देखो जो 82.82 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है उसे भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, यानी कि मानक समय रेखा माना गया है। किसको, 82.82 डिग्री को। ठीक है, 82.82 डिग्री को। अब इससे 5.5 घंटे कैसे आगे बैठेगा, देखो ये जो जीरो यामांतर रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, भारत की स्थिति इस गोलार्ध में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर भारत की स्थिति में जो लाइन खिंची हुई है यहाँ पर कितनी, 82 डिग्री 30 मिनट की, तो उसमें कितना समय अंतर आ जाता है, 5.5 घंटे का, क्योंकि इधर से इधर को जाने पर प्लस में चलता है। तो इसमें यदि 12 बज रहे होंगे, रात के बिल्कुल जीरो टाइम हो रहा होगा, तो यहाँ सुबह 5:30 बज रहे होंगे। ये टाइम अंतर होगा। आया कैसे है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो यदि मैं 1 डिग्री चलता हूँ तो 4 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 4 मिनट। ठीक है, 1 मिनट चलने में कितना लग रहे हैं, 1 डिग्री चलने में कितना लग रहा है, 4 मिनट। तो 82 डिग्री चलने में कितना लगेगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 मिनट इतना लगेगा। अब आधा डिग्री जो है यानी कि 82.5, आधा डिग्री चलने में कितने लगेंगे, एक पूरा 1 डिग्री चलेगा तो 4 मिनट, तो आधा डिग्री 2 मिनट, तो 2 और जोड़ दो, कितना हो गया 330। अब 330 को जब घंटों में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो 5.5 घंटे आएगा प्लस का समय। ठीक है, तो 5.5 घंटे आगे हो जाता है हमारा समय। देखो मैप में देखो, ये है 82.82 डिग्री। ठीक है, 82.82 डिग्री ये रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इस वाली लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, भारत की मानक समय रेखा। अब भारत की मानक समय किन राज्यों से होकर गुजरती है ये भी पूछा जाता है। एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी से। अब यूपी के बाद बिल्कुल यहाँ नीचे मध्य प्रदेश में छोटा सा किनारा आ रहा है ये, तो मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद ये कौन सा होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद इधर उड़ीसा में भी टच होके आ रहा है, और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो इन सब राज्यों को ध्यान रखना पड़ेगा, यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, और 5.5 घंटे आगे है किससे, ग्रीनविच टाइम से, जीएमटी से। ठीक है, देखो साथियों अब बात करते हैं हम इस रेखा की, जो ये रेखा खिंची हुई है ना, जिसको हम क्या पढ़ते हैं 23.5 डिग्री पर। यह है हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। अब ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे हमने ये पढ़ा ना भारत की मानक रेखा, अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको राज्य जरूर ध्यान होने चाहिए भारत के मैप में। देखो ये सबसे इधर स्थान गोहरमोता है जो 68 डिग्री 7 मिनट पर है। ठीक है, पश्चिमी छोर है बिल्कुल अंतिम, यहाँ पर ये गुजरात में है। तो सबसे पहले जो कर्क रेखा है वो इधर गुजरात से होते हुए एंटर करती हुई चलती है। देखो गुजरात के बराबर में राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा है, और फिर ये बीच में मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद बिल्कुल जस्ट बराबर में छत्तीसगढ़ पर आ जाती है। छत्तीसगढ़ के बाद इधर झारखंड में, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और तीनों ओर से घिरे हुआ बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, और म्यांमार के पास में ये मिजोरम। ठीक है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जैसे हमारी मानक समय रेखा इलाहाबाद में नैनी के समीप से गुजरती है, ऐसे झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो भी बिल्कुल किसके पास है, कर्क रेखा के पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, देखो एक फैक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई यदि अक्षांश रेखा राजस्थान से होके गुजरे तो वो भारत के फिर किस राज्य से होकर गुजरेगी। देखो यदि आप यहाँ से पैरेलल लाइन खींचोगे
तो लास्ट में ऐसे कट जाती है, ठीक है। यानी कि इसके पैरेलल खींचोगे ना लाइन, ये यहाँ से राजस्थान में ऐसे है ना, तो यहाँ लास्ट में क्या अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरेगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई लाइन खींच जाए महाराष्ट्र से होते हुए, लास्ट में किस राज्य से गुजर रही है, ये उड़ीसा से, ठीक है। हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की। भारत के क्षेत्र में आने वाले द्वीप समूह अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो जो लक्षद्वीप में हमारे द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, 36। देखो इसको याद कर लेते हैं पहले। लक्ष्य जब हम ल लिखते हैं तो ऐसे बना देते हैं 3 का, तो 3 और अक्ष लक्ष्य 6, यानी कि 3 और 6, तो कितना हो गया 36। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। ये स्थित कहाँ है, हमारा अरब सागर में स्थित है। अरब सागर कहाँ है, भारत के मैप में जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट में लक्षद्वीप है, लेफ्ट में लक्षद्वीप है। इसकी राजधानी क्या है, कवारती, ठीक है। ये प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप होते हैं, यानी कि जो मूंगा चट्टानें होती है ना, मूंगा के द्वारा चट्टानें बना दी जाती है, तो उससे निर्मित द्वीप है हमारा कौन सा, लक्षद्वीप, ठीक है। इसके अपोजिट यानी कि अंडमान निकोबार, ये इधर बंगाल, पश्चिम बंगाल होगा जिधर भारत के मैप में, और उधर की साइड बंगाल की खाड़ी है, उधर की साइड ही हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगे हुए हैं। इनमें द्वीपों की संख्या कितनी है, 572, और राजधानी क्या है इसकी, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इतना ध्यान रहेगा आपको। यहाँ से एक बार मैप में देख लो, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल है ना इधर, तो ये सारी बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है पानी का, ठीक है। और जो इधर की साइड है यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो लेफ्ट साइड में भारत के मैप में भी इधर का जो इलाका है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो साथियों, अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय और तटीय सीमा की, यानी कि भारत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, और पानी में कितने जिला और राज्य आ रहे हैं हमारे, और स्थल भूमि पर कितने राज्य हैं, ठीक है। देखो कर्क रेखा तो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा, यानी कि जो लैंड कंट्री है, जितने भी भारत का देश, जितना बड़ा देश है हमारा अपना भारत, जहाँ पर भूमि का विस्तार है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत के समुद्री तटीय सीमा की बात करें हम, यानी कि जो पानी के इलाके समुद्र से लगे हुए राज्य हैं भारत के, उनका विस्तार कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, यानी कि जो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह है ना, उनके आसपास के जितना भी इलाका आ रहा है वो सब इसमें काउंट हो गया है। समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 9, और गुजरात की सबसे लंबी है और गोवा की सबसे छोटी समुद्री तटरेखा है, ठीक है। अब देखो मानचित्र में देखते हैं इसको, ये है हमारा इतना एरिया, नीचे नीचे का पानी वाला, ठीक है, ऊपर का कैसा है, स्थलीय, यानी कि जहाँ भूमि है। तो सबसे बड़ी तटीय सीमा समुद्र से लगने वाली वो गुजरात की है, ये यहाँ से ऐसे करके मुड़ के हो रही है, सबसे लंबी। सबसे छोटी किसकी है, गोवा की है। इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल भी बता दूं मैं आपको 1 मिनट के लिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा राज्य में सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद आता है हमारा एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी का नंबर क्षेत्रफल में, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान हो जानी चाहिए, और राज्यों का भी पता लगना चाहिए। देखो समुद्र से लगने वाले 9 राज्य कौन से हैं, देखो एक तो ये हो गया गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बिल्कुल सबसे छोटा गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, ये फिर हमारा केरल, इधर की साइड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और फिर ये हमारा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हमारे कितने राज्य हो गए, 9, ये जो जल की सीमा साझा करते समुद्र से लगने वाले राज्य हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें जो हमारे स्थल भूमि से लग रहे हैं, देखो एक तो यहाँ इधर गुजरात भी स्थल भूमि से लगता है, फिर इधर के साइड आएंगे राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, और फिर इधर की साइड जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, फिर नीचे की साइड उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर इधर आते आते बिहार, और बिहार से आते हुए बीच में यहाँ पर सिक्किम पड़ता है, सिक्किम के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, म्यांमार से लगता हुआ मिजोरम है, और बांग्लादेश के तीनों साइड से घिरा हुआ त्रिपुरा है, ठीक है, और बीच में यहाँ पर असम आ जाता है, और ये मेघालय की श्रेणी आ जाती है, ठीक है। और फिर लास्ट में इधर हमारा नागालैंड,
बचता है। और कौन सा बचता है? नागालैंड के बाद एक और आता है राज्य हमारा मणिपुर। क्या आता है वो? मणिपुर। तो इनको ध्यान रखेंगे, ये कौन से हमारे राज्य ध्यान होने चाहिए कि कौन सी सीमा कहाँ से लगा रहे हैं। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि इनकी जितनी सीमाएं लग रही है इनके नाम क्या है, किन से देश के साथ कौन सी सीमा लगती है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है ना। ये सारी रेखाएं भी जान लेंगे उसमें, ठीक है। यानी कि अब हम कह सकते हैं वर्तमान में भारत के राज्य कितने हैं? 28। ठीक है, कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। अब इनको ध्यान रखें, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अब जम्मू कश्मीर जो राज्य था, यानी कि जो इसको विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था आर्टिकल 370 के अनुसार, वो तो कर दिया गया है खत्म। अब इसको क्या कर दिया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर, और एक हो गया लद्दाख। ठीक है, 2 ये न्यू बन गए हैं। तो इनकी राजधानी भी ध्यान रखना। मैं आपको सारे राज्यों की राजधानी देखो, ये हैं हमारे 9 के 9 न्यू बनने वाले, यानी कि 2 जो न्यू बने हैं वे ये रहे, और बाकी 7 जो पहले थे केंद्र शासित प्रदेश। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर पढ़ चुके हम। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादर नगर हवेली की सिलवासा है। दमन और दीव की दमन, लक्षद्वीप की कवारती है, पांडुचेरी की पांडुचेरी है, दिल्ली की नई दिल्ली है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर बन गई है, ये ध्यान रखेंगे। और लद्दाख की लेह जो कारगिल क्षेत्र में है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। 2-3 तो सेम है, जैसे दिल्ली उसी की सेम है पांडुचेरी, दमन दीव की दमन, चंडीगढ़ चंडीगढ़। तो पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली की सिलवासा हो गई। तो ये 3-4 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे साथियों, आज की वीडियो में हम भारत की आकार स्थिति विस्तार कर चुके हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर चुके हैं, स्थलीय सीमा और समुद्री तटीय सीमा, कर्क रेखा, मानक समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कर ली हमने इसमें ही। अब हमें बचा क्या है? पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमा रेखाएं और उनके नाम किस किस नाम पर रखी गई हैं। प्रादेशिक जल सीमा, यानी कि जल का बंटवारा कैसे हो रखा है, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें। जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको मिल सके। ठीक है गाइज, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।